नमस्कार, मैं हूं ममता चतुर्वेदी। सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। एनसीपी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद माजिद मेमन ने अपने जीवन की शुरुआत वकालत से की। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पर आपने लोगों के हितों के लिए काफी कार्य किया है। वर्तमान में आप एनसीपी से राज्यसभा सांसद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोटों को बंद कर काली कमाई करने वाले, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर जोरदार प्रहार किया है। हालांकि देश के लोगों को इन नोटों का आसानी से विकल्प नहीं मिल पा रहा है। देश के गरीब किसान, मजदूर और आम जनता बैंकों और एटीएम की लाइनों में धक्के खा रही है। वहीं दूसरी तरफ काले धन कुबेरों के पैसे को सफेद करने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एनसीपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद माजिद मेमन। दृष्टिकोण प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का ऐलान किया था, उस दिन शरद पवार जी ने स्वागत किया और बाद में विरोध कर रहे हैं। वजह क्या है? देखिए, शरद पवार जी ने जो बात कही है उसको आज हम फिर दोहरा रहे हैं आपके दर्शकों के लिए। वो ये कि काले धन से लड़ाई या आतंकवाद से लड़ाई या भ्रष्टाचार से लड़ाई, इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ही सिर्फ नहीं बल्कि विरोधी पक्ष में जितनी भी बीसीओ पार्टियां हैं, मैं नहीं समझता कि कोई भी इससे असहमति दर्शा रहा है। ये एक बिल्कुल मानी हुई, ठहराई हुई बात है कि हम सब की, देश के वो तमाम नेता और तमाम राजनीतिक दल, ये सभी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे, ये सभी काले धन के खिलाफ बोलेंगे और ये सभी आतंकवाद के खिलाफ बोलेंगे। तो ये उनकी सराहना इसलिए की जा रही है कि उन्होंने अल्टीमेटली गोल जो बताया है कि आखिरी में हमारी मंजिल ये है, इसके रास्ते हमने अपने बनाए हैं, मगर उन्होंने जो रास्ता चुना उसकी हमने टिप्पणी की है, इसलिए कि उस रास्ते पर चलने के पहले कदम से ही गरीबों ने जो दुख उठाया है तो उसका हमें बहुत सख्ती के साथ में मुखालफत की है। जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, संसद चल नहीं पाया है ठीक से, वजह क्या है? नहीं, देखिए, संसद में क्योंकि ये इन्होंने घोषणा की थी 8 की रात को और संसद का सत्र 16 को शुरू हुआ, बीच में 6 दिन में देखा गया कि 9 तारीख से 15 तारीख तक के देश में इस घोषणा के फलस्वरूप क्या परिणाम सामने नजर आ रहे हैं। अब ये वादे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आते हैं कि साहब सब्र कीजिए, 2 दिन आप भूखे रह जाइए, 4 दिन आप कुर्बानी दे दीजिए, 8 दिन आप कतार में खड़े हो जाइए। कितने दिन तकलीफ उठाई जाएगी और किस किस्म की तकलीफ उठाई जाएगी? क्या ये अपेक्षा थी प्रधानमंत्री की कि गरीब मारे जाएंगे, बुजुर्ग रास्तों दम तोड़ देंगे, महिलाओं को तकलीफ होगी, मजदूर और किसान कतार में खड़े रहकर अपनी रोजी रोटी कमाने से महरूम हो जाएंगे? जब सदन शुरू हुई तो राज्यसभा में, जहां विशेषतर हम हैं, हमने कहा कि साहब इस पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा शुरू होने की हमने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, प्रधानमंत्री को उपस्थित रहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और ये बताइए आप मुझे कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति के कारण तो कुछ बताया जाए। उसके बाद जब चर्चा रिज्यूम होनी थी, प्रधानमंत्री नहीं रहे। प्रधानमंत्री दूसरे दिन अपने क्वेश्चन आवर के लिए आए 1 घंटा, 12 बजे से 1 बजे तक। उस दरमियान कुछ 2-4 लोग बोले, उसके बाद 1 बजे वो फिर चले गए, 2 बजे से गायब हो गए और कोई कारण तक सदन को नहीं बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे हैं, इसलिए सदन नहीं चल रहा है। केंद्र सरकार ने आयकर संशोधन बिल पास किया है, जिसमें है कि 50% पैसा देकर 50% सफेद किया जा सकता है। आपके हिसाब से ये किस हद तक जायज है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, पहली बात कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है उसको बालाए ताक रखकर इन्होंने एक तरफा बिल को लोकसभा में पारित कर दिया। न उस पर बहस हुई, न उसके संशोधनों पर कोई विचार हुआ। इस तरह से अगर कानून बनाए जाएंगे तो भगवान ही हमारी हिफाजत करेगा आगे कि देश में क्या होने जा रहा है। ये तो अंधाधुंध डिक्टेटरशिप होती है कि आप न तो विपक्ष को मौका देते हैं, न अपने ही किसी मेंबर को मौका देते हैं कि वो उस पर कोई टिप्पणी करे, कोई सुझाव दे। पार्लियामेंट्री डिबेट का मतलब ये होता है कि जब कोई नया कानून बनता है तो उस नए कानून को अच्छी तरह से जांचा जाता है उसको, और इसके लिए तमाम लोगों से, तमाम काबिल मेंबर्स जो हैं वो अपनी अपनी राय पेश करते हैं और उसके बाद सरकार कहीं कहीं चेंजेस कर लेती है, अमेंड कर लेती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, ना तो चर्चा हुई,
न तो संशोधन पे कुछ बात हुआ, बिल पारित हो गया। और उसमें है क्या, उसके अंदर फिर कन्फ्यूजन यही है कि पहले तो आप कहते हैं कि अगर अभी आपने अपना काला धन बता दिया तो 50% ही आपको टैक्स लगेगा, 25% आपका पैसा 4 वर्ष के लिए रोक लिया जाएगा, 25% आप ले जाएं घर। तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा काला धन है और जिसके पास दसों रास्ते हैं उस काले धन को बचाने के, उस काले धन को घुमा लेने के, तो वो क्यों ये 75 रुपये देकर 25 रुपये लेकर जाएगा? वो इसका कोई आकर्षण नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत पॉलिसी। और दूसरा ये कि आप उसको 25% भी छोड़ देंगे, व्हाट अबाउट प्रोसिक्यूशन, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। और आप कहते हैं कि भाई अगर आपने ये जाहिर नहीं किया तो आपको 85% हम ले लेंगे, 15% आपको दे देंगे। वो 85% आप ले लेंगे वो ठीक है, लेकिन 15% इसको देंगे, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। सारा कन्फ्यूजन है इस कानून में भी। नोटबंदी के बाद जनता की परेशानियों का हवाला देकर विपक्ष ने संसद में हंगामा किया, हंगामा जारी भी है, लेकिन देखा गया कि ये जो आंदोलन है इसे सड़क तक लाने में कामयाब नहीं हो पाई। विपक्ष इतना बिखरा क्यों है? नहीं, देखिए इसमें ऐसा है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन विपक्ष की तरफ से ये रहा कि कुछ विपक्षी पार्टियों ने बंद का घोषणा कर दी। हालांकि बंद नहीं था, सजेशन सिर्फ आक्रोश का था कि भाई हम अपनी नाराज़गी प्रकट करेंगे, हम रास्तों पर उतरेंगे, लोगों से मिलेंगे और देश को बताएंगे कि भाई देखिए क्या तकलीफ़ें हो रही। और अब पिछले 3 हफ्तों में आज तक के देश भर में 80 मौतें हो चुकी हैं। राज्यों में हर एक राज्य की पूरी मेरे पास लिस्ट है कि कौन से राज्य में कौन कौन मरा है, उस आदमी का नाम, उसकी उम्र और वो कैसे मरा, क्यों में मरा या हार्ट अटैक से मरा या क्या हुआ, वो सारी लिस्ट है 80 लोगों की। हम लोग सदन में ये कहते थे कि भाई ये जो लोग 80 मरे हैं ये किस कारण मरे हैं, ये आपकी इस पॉलिसी के लिए मरे हैं ना, इससे तो आप झुटका नहीं सकते। ये चले गए, कतारों में खड़े हुए और इनकी जान चली गई, तो आपकी कोई सहानुभूति इनके प्रति है? इनके परिजनों को कभी आपने जाके किसी मंत्री ने, वित्त मंत्री ने या किसी मंत्री ने जाके दिलासा दिया कि भाई आप अगर अपने घर के एक मेंबर को गंवा चुके हैं इस कतार में तो हम आपके साथ हैं और हम आपको कुछ मुआवजा देते हैं इसका? वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा राज्यसभा सांसद माजिद मेमन से बातचीत का सिलसिला। सवाल क्या है? सवाल ये है कि वो ट्रिपल तलाक एक सांस में दे रहा, एक वक्त, वो ठीक है या नहीं है, उस पर चर्चा हो रही है। ट्रिपल तलाक पर चर्चा नहीं हो रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता माजिद मेमन। महाराष्ट्र में अगर नगर पालिका, नगर परिषद चुनाव की बात करें सर, तो आपकी अगर पार्टी की हम बात करें तो प्रदर्शन कुछ ठीक नहीं रहा। इसके पीछे क्या आपको लगता है, ये कांग्रेस से कला है या फिर नोटबंदी का असर? नहीं, मैं 2 बातें इसमें आपको बताना चाहूँगा दर्शकों को। पहली बात तो ये कि इसको आप नोटबंदी के साथ इसलिए न जोड़ें कि नोटबंदी के परिणाम जो हैं वो अब आने लगे हैं। नोटबंदी के परिणाम 10 दिन पहले नहीं आए थे। नोटबंदी के परिणाम जो है वो अभी शुरू होने लगे हैं, जबकि ये चुनाव के लिए, जब चुनाव का प्रचार चल रहा था, चुनाव की तैयारियां चल रही थी, उस समय तो पुराने नोट चलते थे, कोई मसला नहीं था। 14 नवंबर तक तो प्रधानमंत्री ने पुराने नोटों को चलने के दिया था, तो कोई मसला नई नोट का आया नहीं। तो डिमोनेटाइजेशन को एक्सेप्ट करने का रेफरेंडम के तौर पर भारतीय जनता पार्टी बोलती है, वो नहायत ही गलत तरीका है, कोई मतलब नहीं होता उसका। दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र में सीटें मिली हैं, वो बात हम मानते हैं, उसका हम उनको अभिनंदन भी करते हैं। मगर कांग्रेस और एनसीपी की सीटें अगर आप देखेंगे दोनों मिलाकर तो वो बीजेपी से ज़्यादा है। हम लोगों ने बैठकर इसका पूरा इलेक्शन कमीशन से सर्टिफाइड कॉपी तफसीली ली है पूरी, और हमारे पास सारे आंकड़े हैं कि 480 और 408 के करीब हम 888 करीब हो जाते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी उससे बहुत कम है। तो अगर हमने कांग्रेस और एनसीपी ने साथ लड़ाई की होती तो इससे भी ज़्यादा सीटें हमारी आती। केंद्र सरकार के तमाम दावों के बावजूद अभी भी जम्मू कश्मीर में हमारे जवान मारे जा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार अभी भी पीओके में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसको लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है। बड़ी दुख की बात है, और ये मैं समझता हूँ कि जो ये देश के
सिक्योरिटी का मामला है, सुरक्षा का मामला है, या देश की अखंडता का मामला है, ज़मीन का झगड़ा मामला, पीओके की बात हो या फिर जम्मू कश्मीर की बात हो, जहाँ पाकिस्तान लगातार सीज़ फायर का वायोलेशन करता है, तो इन मामलों में हम राजनीतिक तौर पर सत्ताधारी पक्ष के बिल्कुल साथ हैं। हम इसमें कोई विवाद नहीं लेना चाहते और न तो हम इसमें उनकी कोई कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। राजनीति अपनी जगह है, देश की सुरक्षा, देश की अखंडता अपनी जगह है। तो ये जो देश की सुरक्षा का मामला है, यहाँ हम प्रधानमंत्री के पीछे खड़े हैं और हम चाहते हैं कि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री पूरी ताकत के साथ में कुछ पॉलिसीज़ की चेंज करनी हो, डिप्लोमेटिकली कहिए या ऑन ग्राउंड कहिए, तो वो करें ताकि पाकिस्तान को हम एक मुंहतोड़ जवाब दें। बार बार इस तरह का सीज़ फायर का उल्लंघन करना और हमारे जवानों को शहीद करना, ये हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो 3 तलाक का मसला चल रहा है, इसके अलावा अगर हम समान नागरिक संहिता की बात करें, इन दोनों मसलों पर आपकी पार्टी की राय क्या है? देखिए, हमारी पार्टी की तरफ से मैंने इस संबंध में लॉ कमीशन जस्टिस चौहान और उनके तमाम साथी मेंबर्स के साथ में एक तफसीली मीटिंग रखी थी और उस मीटिंग में हमने इस बात पे चर्चा की, तो हमें वहाँ लॉ कमीशन के चेयरमैन ने कुछ जानकारी दी जो मीडिया की जानकारी से कुछ अलग है, जो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारा ये मानना है कि देखिए, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ जो है वो देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है। हिंदू पॉपुलेशन के बाद में सेकंड पॉपुलेशन मुसलमानों का है। मुसलमानों के पर्सनल लॉ में या उनकी फैमिली लाइफ में अगर हम इंटरफियर करना चाहते हैं, ये कहते हुए कि हम रिफॉर्म ला रहे हैं, तो उस इंटरफियरेंस से पहले हमें कई बार सोचना होगा। इसका कारण ये है कि एक तो संविधान में रिलीजियस फ्रीडम है जो आर्टिकल फंडामेंटल राइट की लिस्ट में आता है, एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है जिसकी आप बात करते हैं, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है रिकमेंडेटरी तौर पर, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो उसके बहुत ऊपर आते हैं। तो रिलीजियस एक्टिविटी टू फॉलो एंड परस्यू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इज़ अ फंडामेंटल राइट। तो इसलिए मुसलमानों को ऐसा नहीं लगना चाहिए, इस देश में इतनी बड़ी तादाद में 20 करोड़ के लगभग मुसलमान हैं, चाहे वो महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये सरकार एंटी मुस्लिम है या ये सरकार मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई सख्त कानून लेकर आ रही है। इसकी लड़ाई हमें लड़नी थी, इसलिए हमने हमारी पार्टी की तरफ से लॉ कमीशन से इस मामले में तफसील मांगी। एक बात का खुलासा हुआ है, वो ये है कि वो सायरा बानू की पिटीशन ले लीजिए या जो सरकारी कॉरिडोर्स में जो चर्चे हो रहे हैं उनको ले लीजिए। सवाल क्या है? सवाल ये है कि वो ट्रिपल तलाक एक सांस में दे देना, एक वक्त, वो ठीक है या नहीं है, उस पर चर्चा हो रही है। ट्रिपल तलाक पर चर्चा नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट या सरकार या लॉ कमीशन, हमारा वित्त आयोग का कानून आयोग जो है वो ये नहीं कह रहा है कि भाई ट्रिपल तलाक को ख़त्म कर दिया जाए। वो कह रहे हैं, हम जो विचार कर रहे हैं वो ये कि एक ही सांस में किसी महिला को तलाक कहकर निकाल देना और बग़ैर किसी कारण के, तो उस पर कुछ सोचने की आवश्यकता है। हमने उनसे ये कहा कि जिस भी मामले, बड़ी अच्छी बात है कि आपने हमें बता दिया कि आपका मामला यहीं रुक जाता है, ट्रिपल तलाक के ख़िलाफ़ नहीं हैं आप भी नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है। ये हमें अच्छी जानकारी प्राप्त हुई जो हम लोगों तक पहुंचाएंगे। अब रहा सवाल ये कि ये ट्रिपल तलाक से कंसर्न कौन है? वीमेन एक्टिविस्ट नहीं है, हिंदू आरएसएस या तमाम फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं है, इनसे स्टेक होल्डर जो मेन हैं वो मुस्लिम महिलाएं हैं। कि अगर आपको उन मुस्लिम महिलाओं की पीड़ा से आप प्रभावित हैं तो आपको उन मुस्लिम महिलाओं से पूछना चाहिए। और इंसाफ का तकाजा ये है कि वो मुस्लिम महिलाएं अगर आपसे कहें कि ये गलत है, तब तो उस पर ज़रूर कुछ करना चाहिए। अगर वो ये कहती हैं कि ये गलत नहीं है तो आपको मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगर आपकी पार्टी की बात करें तो इन दोनों जगहों पर क्या आपकी पार्टी किसी को सपोर्ट करेगी या फिर खुद चुनाव बिल्कुल, लड़ेगी? देखिए, वैसे हमारी पार्टी का इतना अस्तित्व वहाँ है नहीं दोनों राज्यों में। हम महाराष्ट्र में मेन है, तो हम उत्तर प्रदेश में भी अपना खाता खोलना चाह रहे हैं। इसलिए हमने पवार साहब ने बात की है कि जो एंटी बीजेपी सेक्युलर फोर्स बनेगा, चाहे उसमें मायावती हो, चाहे उसमें मुलायम सिंह हो, चाहे उसमें नीतीश हो, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे उसमें और तमाम अजीत सिंह हो, सब लोग हों, वहाँ हम उनके साथ चलने को तैयार है। क्योंकि हमारा भी मकसद ये है कि कम्युनल फोर्सेस को आगे बढ़ने से रोकना है।
सेक्युलर ताकतों को मजबूत करना है। उसके लिए हमने बात शुरू कर दी है और मुझे विश्वास है कि जो भी गठबंधन बनेगा या महागठबंधन बनेगा वो एंटी बीजेपी गठबंधन, उसमें हम साथ होंगे और पूरी ताकत के साथ हम भी उत्तर प्रदेश के अपने यहाँ तकदीर आजमाएंगे। अब पंजाब में भी हमारा वही हाल होगा। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। 8 सितंबर से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बेधड़क ज़मीनें खरीदी। वो सारे डॉक्यूमेंट्स निकालिए, चाहे बिहार में हो चाहे किसी और राज्य में हो, वो सारे निकालिए। कितने करोड़ों की लाखों की ज़मीनें खरीदी वो सब निकालिए आप भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के लिए। और विधायकों और सांसदों का पिछले साल भर का रिकॉर्ड देखिए आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं एनसीपी लीडर माजिद मेमन से। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक भीषण ट्रेन दुर्घटना हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें रेलवे की पुरानी जो ट्रेन की व्यवस्था है और उसमें फिर हाई स्पीड ट्रेन चलाना आपके हिसाब से कितना व्यवहारिक है? नहीं, देखिए, वैसे तो हमने उसी वक्त टिप्पणी की थी जब शुरू में 2014 में भी घोषणा पत्र में या फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने ये प्रचार किया था कि हम बुलेट ट्रेन की तरफ देख रहे हैं, हम जापान की तरह बनने जाते हैं। भैया, अपनी जो गाड़ियाँ चलती हैं अभी 60 और 80 की रफ्तार से या 100 की रफ्तार से, उन्हें तो समय पर चलाइए, उन्हें तो ठीक चलाइए। हमने उसी वक्त कहा था। और हम ज़्यादा तेज़ चलाकर अपने पैसेंजर्स की, प्रवासियों की जान को ख़तरे में नहीं डाल सकते। जिस तरह से ये वारदात हो गई है, इससे हमारी आंखें खुलनी चाहिए, सरकार की आंखें खुलनी चाहिए। वैसे रेल मंत्री जो आज काम कर रहे हैं वो व्यक्तित्व तौर पर एक मेरे अच्छे परम मित्र भी हैं और एक अच्छे व्यक्ति हैं और वो ईमानदारी से काम करते हैं, मगर सरकार का हुक्म उनको, प्रधानमंत्री के हुक्म के आगे वो जा नहीं सकते और सरकार की पॉलिसी से बाहर वो जा नहीं सकते। उनकी अपनी पाबंदियाँ और मजबूरियाँ हैं। मगर मुझे विश्वास है कि रेल का यातायात जो है वो एक आम आदमी का यातायात है और सबसे बड़ा यातायात हमारी जो रेल लाइन की जो नेटवर्क है, मैं समझता हूँ विश्व में नंबर 2 पर होती होगी। और यह है कि उसको ठीक से चलाना, दुरुस्त करना, हम सब उसमें रेल मंत्री का सहयोग करने के लिए तैयार हैं और विश्वास करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम प्रगति करेंगे, लेकिन हम छलांग लगाकर बुलेट की तरफ न जाएं कि जिससे और ज़्यादा हादसे हो जाए। पीएम मोदी ने अपने सभी एमपी एमएलए को ये कहा है कि नोटबंदी लागू होने के बाद से सभी लोग अपने खातों का ब्यौरा दें। क्या आपको लगता है कि ये सभी दलों के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए? मेरी सबसे पहली तो इस पर राय ये है कि ये कोई मानी नहीं रखता। ये एक सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है जो प्रधानमंत्री ने किया। आप बताइए कि 8 नवंबर के बाद से खाते चेक करने में क्या मतलब है? 8 नवंबर से पहले 3 महीने के खाते चेक कीजिए आप कि उससे पहले कितने पैसे उन्होंने घुमा लिए यहाँ वहाँ। तो खाता अगर चेक करना है तो 8 नवंबर के बाद के तो खाते आप ऑपरेट ही नहीं कर सकते। बैंक की कानून ऐसे लगे, वो चाहे सांसद हो या विधायक हो या साधारण व्यक्ति हो, सबको, मंत्री भी हो तो भी, सब पर लागू था कि वो 24,000 से ज़्यादा निकाल नहीं सकते, इतने से ज़्यादा डाल नहीं सकते। वो सारा सामने है ही पूरे देश का। आप तो गरीब चमार जो बैठा है, मोची, या फिर झाड़ू वाला जो बैठा है, उसके पीछे पड़ गए हैं कि उसका भी खाता चेक करेंगे कि क्या उसने 3 लाख डाले तो 200% उस पर लगेगा। तो किसी ने कुछ नहीं किया। तो आपके विधायक और आपके सांसद इतने बेवकूफ़ हैं कि जब वार्निंग दी खुद सरकार ने कि ऐसा नहीं करना, तो भी किया होगा उन्होंने। तो वो जांचने से क्या मतलब है? आप क्या कहना चाहते हैं? 8 सितंबर से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बेधड़क ज़मीनें खरीदी। वो सारे डॉक्यूमेंट्स निकालिए, चाहे बिहार में हो चाहे किसी और राज्य में हो, वो सारे निकालिए। कितने करोड़ों की, लाखों की ज़मीनें खरीदी वो सब निकालिए आप भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के लिए। और विधायकों और सांसदों का पिछले साल भर का रिकॉर्ड देखिए आप। और ये देखिए, रिकॉर्ड तो ऑफिशियल है, वो नहीं मिलेगा। अनऑफिशियली मालूम करवाइए आईबी के ज़रिए कि आपके विधायक और सांसद 8 नवंबर से कुछ दिन पहले कहाँ कहाँ गए, कहाँ छुपा कर पैसा पहुँचाया गया, कहाँ गाड़ियों में पैसा ले जाया गया। तब जाके पता चलेगा कि आप वाकई में चोर को पकड़ना चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि नोटबंदी का फैसला जो कहा जा रहा है कि काफ़ी गुप्त रखा गया था, वो पहले से ही बीजेपी के लोगों को पता था? देखिए, खुद उर्जित पटेल का बयान है, मैं नहीं कह रहा हूँ, गवर्नर कह रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। जब ये 8 तारीख को मोदी जी ने घोषणा की तो उसके कुछ दिन बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन के तौर पर मीडिया से कहा है, और ये ऑथेंटिक रिकॉर्ड से मैं आपको बता सकता हूँ कि उन्होंने कहा कि 8 तारीख की घोषणा से पहले गवर्नमेंट के हाई ऑफ लोग, मतलब मंत्री में कुछ लोग होंगे, नाम नहीं बताया उसके, सिक्योरिटी फोर्सेस और आरबीआई को कॉन्फिडेंस में लिया गया था।
अगर गवर्नमेंट के लोग या बीजेपी के कोई भी, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी क्यों ना हो, उसको भी अगर भिनक लग गई थी 8 से पहले, तो आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा। अब ये सब कहने की ज़रूरत नहीं। आखिर में एक सवाल, देश के समग्र विकास को लेकर आपका अपना दृष्टिकोण क्या है? आप ये न भूलें कि आज भी 21वीं सदी में, जब हम 2016 में हैं, ये मोदी सरकार आई, मोदी सरकार जाएगी, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। हमारी सरकार थी, आज उनकी सरकार है, कल हो सकता है हमारी सरकार फिर हो। सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन देश और देश की जो ज़रूरियात हैं और देश को प्रगति के रास्ते पे चलने का जो रास्ता बनना है, वो नहीं बदलता, वो वैसे ही रहता है। थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ लोग अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए रास्ते टेढ़े कर लेते हैं, मगर अल्टीमेटली हमारे देश की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? हमारा देश प्राइमरीली एक किसानों का देश है। यहाँ मेजॉरिटी ये खेत का काम होता है, एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री है ये। तो हमें सबसे पहले प्राथमिकता देनी होगी किसानों की। किसानों की समस्याएं क्या है, इसके लिए मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आज पूरे देश के 125 लोगों में, करोड़ लोगों में, और जितने भी हमारे हज़ारों नेता हैं, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार हमारा नेता शरद पवार है, जिनको किसानों की नब्ज़ से वाकफियत है, जिनको अनाज के कौन से खेत से क्या निकलता है, कि उसके पीछे क्या मेहनत लगती है, क्या परिश्रम है, क्या नतीजे आएंगे और आने वाले मौसम में क्या करना चाहिए। मैं समझता हूँ शरद पवार से ज़्यादा किसी को जानकारी नहीं है इस देश में। 10 साल तक के उन्होंने जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री संभाली थी 2004 से 14 में, आप देखिए कि देश में जो प्रोडक्शन था वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया था पूरा। गेहूँ और चावल में हम पहले नंबर और दूसरे नंबर पर थे पूरे विश्व में, एक्सपोर्ट में। वो इसीलिए हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर को, अगर आप किसानों को निगलेक्ट कर लें और पूंजीपतियों के पीछे दौड़ें, ये कहते हुए कि स्टार्टअप इंडिया या शाइनिंग इंडिया या फला इंडिया, उससे काम नहीं चलेगा। उससे कुछ ही लोगों को आप अमीर से अमीर तर बनाएंगे और ज़्यादातर लोगों को गरीब से गरीब तर बनाएंगे। इसलिए हम नम्र विनंती के साथ में हमारे प्रधानमंत्री को बड़े आदर से कहेंगे कि अपनी प्राथमिकताओं को बदलें। अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर किसान को लेके चलिए, उसके बाद जवान को लेके चलिए और उसके बाद हम सब आते हैं। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नोटबंदी से भविष्य के बेहतर होने की बात को अधिकांश लोग मान रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि नोटबंदी के फैसले को लागू करने से पहले होने वाली परेशानियों का अनुमान क्यों नहीं लगाया गया। नए नोटों की कमी के चलते गरीब किसान, मजदूर, मरीज और शादी वाले परिवारों की दिक्कतों की अनदेखी क्यों की गई। सबसे अहम सवाल कि अगर बैंकों के पास, सरकार के तमाम दावों के बावजूद अगर बैंकों के पास भरपूर पैसा नहीं आएगा तो वो आम जनता की मांगों को पूरा कैसे करेंगे। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए महुआ टीवी।